Thanks for joining in. So we have Dr. Akruti Sanghvi and Dr. Shweta Siriya. They both are physiotherapists and they have more than 5 years of experience in this field. And they also partner with Prarambh Physiocare. So आज का जो सेशन है फिजियोथेरेपी फॉर हेल्दी लंग्स. So बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, बहुत सी चीज़ें हमें जानने को मिलेगी और साथ ही इस पैंडेमिक सिचुएशन में जहाँ ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट है उसी तरह इंपॉर्टेंट है हेल्दी लंग्स. ये आप सभी जानते हैं. सो they will teach us some breathing exercise for lungs and share some knowledge for how to stay fit, as weakness, breathlessness is a very common scenario after recovery from COVID. So this is very important for the patients who have recovered from COVID and even the healthy ones जो अपने lungs की जो functionality है उसको और बढ़ा सकते हैं. And the most wonderful part is that they are treating COVID and post-COVID patients successfully since last 2 months, and every session is free of cost from our side. So a huge welcome to Dr. Akruti and Dr. Shweta. So over to you, Dr. Akruti. Hello everyone, good evening to all. Myself Dr. Akruti Sanghvi. I am a physiotherapist और मेरे साथ है मेरे colleague Dr. Shweta Siriya. She is also physiotherapist. First of all, I want to thank Stanis team for organizing this informative session which is very helpful during this period. अभी एज अ फिजियोथेरापिस्ट मैं आपको पर्टिकुलरली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सिखाने जाऊंगी. उससे पहले आपको थोड़ी पोस्चरल अवेयरनेस देना चाहती हूँ. अभी जैसे जो बच्चे हैं सारे, उनकी स्कूल्स बंद है तो उनका मोबाइल यूजेज बढ़ गया है. यंग जनरेशन है तो वो भी पूरा दिन मोबाइल में रहते हैं. जिनका कंटिन्यू सिटिंग वर्क रहता है, लैपटॉप पर वर्क करते हैं, कंप्यूटर पर वर्क करते हैं, तो उनका सिटिंग पोस्चर अननोइंगली चेंज हो जाता है. वो जैसे यूं बैठकर पूरा दिन ऐसे काम करते हैं या फिर मोबाइल में देखते रहते हैं, तो इनको स्लाउच पोस्चर बोलते हैं. उसको गुजराती में ढूंढा बैठना बोलते हैं. तो पहली बात कि ये पोस्चर को करेक्ट करना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये जो पोस्चर है उसकी वजह से जो हमारे पोस्चरल मसल्स है वो तो वीक होंगे, उसके साथ रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी अफेक्ट होता है और इन फ्यूचर आप नेक और बैक पेन जैसे दर्द के शिकार भी हो सकते हैं. तो कृपया अपने पोस्चर को करेक्ट करें और पोस्चरल मसल को अच्छे से ट्रेन करें कि आपको ऐसे स्ट्रेट बैठने में हेल्प करे. अभी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा मेन मुद्दा जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज. क्यों ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना जरूरी है? क्या आपको मालूम है जो कोरोना वायरस है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर. रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की वजह से जो लंग टिश्यूज हैं वो इन्वॉल्व होती है, डैमेज होती है और लंग टिश्यूज में थोड़ा सिक्रीशन, जिसे कफ बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में, तो कफ जमा हो जाता है. तो उसकी वजह से जो लंग्स की एक्सपांशन कैपेसिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है. तो उसको विद ब्रीदिंग एक्सरसाइज, विद लंग एक्सपांशन एक्सरसाइजेस हमें इम्प्रूव करना है. बस इसीलिए मैं आज आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाने जा रही हूँ. अभी फर्स्ट एक्सरसाइज है डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज. आपको कभी भी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप रेज कर सकते हो. अभी जैसे डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग मतलब नाम में ही है डायफ्राग्मेटिक, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का प्राइमरी मसल है डायाफ्राम, जो चेस्ट लेवल पूरा होने के बाद आता है, यहाँ डोम शेप का आता है, उसे डायाफ्राम बोलते हैं. गुजराती में उरोदर पटल बोलते हैं. तो ये मसल के लिए एक्सरसाइज है. इस एक्सरसाइज को आप सीधे बैठकर, अगर आप कंटिन्यू ऐसे स्ट्रेट बैठने वाली पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं तो आप लेटकर भी कर सकते हो. उसके बाद अगर आप लेटकर नहीं कर रहे हो, बैठकर कर रहे हो पर स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहे हो, ऐसे कांधे खुले करके नहीं बैठ पा रहे हो, तो अच्छे से ऐसे पीलो पीछे की ओर खड़ा कर दो. फिर लो बैक से लेकर आपकी अपर बैक तक उस पर ऐसे बॉडी को टिका के बैठ जाओ. पूरी बॉडी उस पर टिका के बैठना है, ऐसे होके नहीं बैठना है. पूरी बॉडी टिका दोगे, नेक ऐसे यूं नहीं रखनी है, नेक को भी उस पर सपोर्ट दे दो. अभी आप क्या करोगे, नाक से सांस लेनी है और मुंह से फूंक मार के सांस निकालनी है.
अगर नाक में ब्लॉकेज है, जुकाम की वजह से नाक बंद हो गया है, तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हो, पर हो सके उतना ब्रीद आउट थ्रू योर माउथ। ओके, अभी क्या करना है, एक हाथ हमें चेस्ट लेवल पर रखना है और दूसरा हाथ टमी के लेवल पर रखना है। और जब भी आप नाक से सांस लोगे, आपका टमी अच्छे से फूलना चाहिए। ये मेन चीज ध्यान रखनी है ये एक्सरसाइज में, इसीलिए इसको बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं। तो क्या करना है, मैं आपको करके दिखाऊंगी। मैं जब नाक से सांस लूंगी, मेरा टमी एक्सपांड होगा, और फूंक मार के सांस बाहर निकालूंगी, टमी खुद में खुद अंदर जाएगा। आपको मैं करके दिखाती हूँ। फिर से करूंगी। और एक बार दिखा रही हूँ, अच्छे से देखिए। मैं हाथ को अंदर की ओर धक्का नहीं लगा रही हूँ। जब नाक से सांस निकाल रही हूँ तब टमी खुद में खुद अंदर जा रहा है और खुद में खुद बाहर आ रहा है। ये चीज भी ध्यान रखनी है कि अब जब भी आप ये कर रहे हो, आपकी बॉडी की यूं यूं मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। बॉडी को अच्छी तरीके से, पीछे पिलो रखा है उस पर टिका देना है। ये करने से आपके चेस्ट के मसल्स है वो और अच्छे से रिलैक्स हो जाएंगे। बिकॉज जब एज बढ़ती है, बॉडी में थोड़ा इन्फेक्शन, लंग्स में जब इन्फेक्शन होता है, तभी हमारा जो प्राइमरी मसल है डायफ्राम, उसका यूज हम कम कर देते हैं, और हमारे चेस्ट के मसल्स है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के एसेसरी मसल बोलते हैं, उसका यूज ज्यादा कर देते हैं। जैसे कि आप किसी पेशेंट को देखोगे जो कोरोना से इन्फेक्टेड है या फिर उनकी एज ज्यादा है, तो वो शैलो ब्रीदिंग करते होते होंगे ऐसे। तो वो सिंपली अपने चेस्ट के मसल, एसेसरी मसल का यूज कर रहे हैं, अपने प्राइमरी मेजर मसल का यूज नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह से बॉडी में और थकावट महसूस होती है। तो अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की नेचुरल प्रोसेस है, जिसको हमने हमारे बैड पोस्चर की वजह से, उम्र की वजह से, और बस ऐसे ही हमने अननोइंगली चेंज कर दिया है। तो आप खुद अवेयर हो जाइए खुद की ब्रीदिंग सिस्टम के लिए, और अच्छे से डायफ्राम मसल का यूज कीजिए, जिसके वजह से आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो और रिलैक्सेशन फील करेगी। ये एक्सरसाइज आप 3 से 4 बारी करो जब भी कर रहे हो तभी, और पूरे दिन में ऐसे 3 से 4 बार रिपीट कर सकते हो। ऐसे नहीं करना है कि आप बहुत शैलो ब्रीदिंग कर रहे हो और कंटिन्यू ऐसे 10 बारी कर लो, ये नहीं करना है। ओके, इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है पर्स लिप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज में आपकी पोजीशन यही रहेगी कि पिलो से सपोर्टेड बॉडी को रख लो या फिर ऐसे स्ट्रेट बैठ जाओ। अभी इसमें क्या करना है, जब भी आप ब्रीद आउट कर रहे हो तभी आपके माउथ की पोजीशन को ऐसे करना है जैसे आप पाउट कर रहे हो, यानी कि विसल बजा रहे हो। तो ऐसे पोजीशन माउथ की कर देंगे, यूं करके हम ब्रीद आउट करेंगे। जो पहली एक्सरसाइज में सिंपली कर रहे थे, बस ये चेंज है कि आपका ब्रीद आउट की जो माउथ की पोजीशन रहेगी उसमें थोड़ा चेंज आएगा। तो मैं आपको फिर से ये एक्सरसाइज करके दिखाऊंगी। एक हाथ चेस्ट लेवल पर रहेगा, दूसरा हाथ टमी पर रहेगा। अभी मैं नाक से सांस लूंगी। ऐसे ब्रीद आउट की वजह से जो हम हमारा जो ब्रीद आउट करने का जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं, और अच्छे से जो लंग्स में हवा भरी हुई है वो अच्छे से बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही अच्छे से हवा बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड वायु बाहर निकलेगा, वैसे ही ऑक्सीजन कंज्यूमशन अच्छे से हम कर पाएंगे, ऑक्सीजन लेवल में इंप्रूवमेंट आ सकता है। अभी ऐसे सांस बाहर निकालने से लंग्स और एक्टिव होंगे। जब भी कोरोना होता है, कोरोना का इन्फेक्शन होता है, तो लंग्स में सिक्रीशन जमा हो जाता है, लंग्स की टिश्यूज डैमेज होने की वजह से। तो ये जो सिक्रीशन है, तो लंग्स के एक्टिव होने की वजह से ये सिक्रीशन भी लूज होगा और इजीली कफ निकल जाएगा। और जिनको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ की प्रॉब्लम रहती है,
तो वो भी इम्प्रूव हो सकती है इस एक्सरसाइज से। अभी कोई कोई को ऐसे प्रॉब्लम होती है कि वो पाउट वाली पोजीशन एक्सेप्ट एडप्ट नहीं कर पाते, तो उनको क्या करना बोलना है कि ऐसे एक स्ट्रो ले ले और उनको पानी भरा गिलास दे देना है। अभी सिंपली उनको नाक से सांस लेनी है, पर जब ब्रीद आउट कर रहे हैं तब उनको स्ट्रो के थ्रू ब्रीद आउट करना बोले, तो उसकी वजह से पानी में बबल होंगे। बबल की वजह से उनको विजुअल फीडबैक मिलेगा कि वो अच्छे से सांस बाहर निकाल रहे हैं या नहीं निकाल रहे हैं। अगर कम बबल होंगे तो आप उनको एंकरेज करो या उनको बोलो कि अच्छे से इनमें ज्यादा बबल होने चाहिए। ऐसे आप बोलोगे तो उनको पता चलेगा कि हमें ज्यादा बबल करने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अच्छे से ब्रीद आउट करेंगे। तो ये उनके विजुअल फीडबैक के लिए भी है। तो ऐसे हो जाएगा, मैं नाक से सांस लूंगी, फिर से करूंगी, ओके। अभी नेक्स्ट विजुअल फीडबैक और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को और चैलेंज करने के लिए ये बलून हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, तो अगर ये एक्सरसाइज आपको इजी लग रही है तो आप बलून ले लो और नाक से सांस लेनी है। जब फूंक मार के बाहर निकाल रहे हो तो सिंपली इसमें ये बलून को ब्लो करना है। ऐसे हो जाएगा, ऐसे करना है। तो बलून की इलास्टिसिटी की वजह से हमारे जो एक्सपिरेटरी मसल्स है उनको थोड़ा चैलेंज मिल जाएगा और एक्सपिरेटरी मसल और अच्छे स्ट्रांग होंगे, ठीक है। अभी ये दोनों एक्सरसाइज में ये ध्यान रखना जरूरी है कि आपका हेड यूं करके आपको नहीं करना है। अगर आप यूं करके कर रहे हो तो आपके नेक मसल को और ज्यादा स्ट्रेस होगा। आपका जो ब्रीदिंग है वो प्रॉपरली आपकी बॉडी, आपके लंग्स तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सिर्फ वो लोग यही करेंगे, तो ये नहीं करना है। अपनी नेक को स्ट्रेस नहीं देना है, बॉडी अच्छे से रिलैक्स करके बैठिए और अपनी ब्रीदिंग सिस्टम को फील करिए, ब्रीदिंग एक्टिविटी को फील करिए, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं सेगमेंटल ब्रीदिंग एक्सरसाइज। उसको लंग एक्सपांशन एक्सरसाइज भी बोला जाता है। सेगमेंटल ब्रीदिंग मतलब क्या? अभी हमारे जो लंग्स है वो चेस्ट के अंदर है, जो रिबकेज है उसके अंदर है। तो सेगमेंटल मतलब हमारा जो चेस्ट वॉल है यहां से लेकर यहां तक, तो उनको हम 3 हिस्सों में बांट लेंगे। ये हुआ अपर, ये हुआ मिडल और ये हुआ लोअर पोर्शन। तो ये तीनों हिस्सों की एक्सपांशन कैपेसिटी हम चेक भी करेंगे और उसके लिए एक्सरसाइज भी करेंगे। हमारे बैड पोस्चर की वजह से ऐसे जो बैठते हैं तो हमारे लंग्स यहां से लेकर यहां तक है। तो ये बैड पोस्चर की वजह से हमारा जो चेस्ट का हिस्सा है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, उसकी मोबिलिटी है वो कम हो जाती है और उसकी वजह से जो लंग्स है उसको भी एक्सपांशन होने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती है। तो चेस्ट एक्सपांशन एक्सरसाइज और ये जो लंग एक्सपांशन एक्सरसाइज है वो बेसिकली लंग्स की कैपेसिटी इंप्रूव करेगी और आपका पोस्चर भी इंप्रूव होने की वजह से आपको जो थोड़ा नेक और बैक में जो इश्यू आता होगा वो भी करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम अपर सेगमेंट के लिए करेंगे। आपको सिंपली अपना जो कॉलर बोन है उसके नीचे ये हाथ रखने हैं और फील करना है। सब में आप नाक से सांस लोगे और मुंह से फूंक मार के सांस बाहर निकालोगे, ठीक है। तो ये कॉलर बोन है, उसके तुरंत नीचे आपको हाथ रखने हैं। बहुत ज्यादा मूवमेंट आपको यहाँ फील नहीं होगी, पर थोड़ी सी मूवमेंट फील होना बहुत जरूरी है। वो ये दिखाता है कि आपकी यहाँ वाली जो चेस्ट का हिस्सा है वो टाइट नहीं है, वो अच्छे से एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हाथ रखेंगे, हम नाक से सांस लेंगे, फिर से दिखाऊंगी। मैं बहुत सारा यू नहीं कर रही हूँ, कोई एसेसरी मसल्स का यूज नहीं कर रही हूँ। अच्छे से देखिए, फिर से करके दिखाऊंगी, ओके। ये हुआ अपर सेगमेंट के लिए। अभी है मिडिल लोब, मिडिल पोर्शन के लिए अप्रॉक्स चेस्ट लेवल पर आप हाथ रखोगे। ऐसे हाथ रखने हैं, अंगूठा पीछे रहेगा और उंगलियां आगे की ओर।
अभी हम नाक से सांस लेंगे, फूंक मार के सांस बाहर निकालेंगे। ये शोल्डर ऐसे करके नहीं रखने हैं, कीप योर शोल्डर रिलैक्स। अगेन, ओके। नेक्स्ट है लोअर पोर्शन के लिए। इसमें हम जो पसलियों का हिस्सा है, लोअर पार्ट है, उस पर हम हाथ रखेंगे और जो पसलियों की मूवमेंट है वो अच्छे से फील करेंगे। यहाँ पर आपकी पसलियों की मूवमेंट अच्छे से फील करिए, बिकॉज जो सिक्रीशन जमा होता है वो मेजोरिटी लोअर पार्ट में जमा होता है लंग्स में, तो उसका एक्सपांशन अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो फील करना बहुत जरूरी है। आप नाक से सांस लेंगे, आपको लगेगा कि मैं सिर्फ फील करवा रही हूँ, पर बेसिकली आपको हाथ रख के फील करना है, पर उसके साथ साथ आप एक्सरसाइज भी कर रहे हो। ये एक्सरसाइज भी है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि यहाँ हवा भरनी है तो ये एक्सपांड होगा, ये एक तरीके की यहाँ के जो इंटरकोस्टल मसल्स है उसकी भी एक्सरसाइज ही हो रही है, ये सिर्फ फील करने का तरीका नहीं है। ओके, अभी ये सारी एक्सरसाइज है वो, इसमें कोई रेजिस्टिव ट्रेनिंग नहीं है। तो हमारा जो चेस्ट का हिस्सा है, वहां के जो मसल्स है उसको रेजिस्टिव ट्रेनिंग भी हम दे सकते हैं अगर ये एक्सरसाइज बहुत इजी लग रही है तो। इसके लिए आपको एक दुपट्टा ले लेना है। ये दुपट्टे को आप चेस्ट का जो लोअर पोर्शन है उस पर ऐसे रखेंगे, चेस्ट के लोअर पोर्शन पर, एकदम ऊपर नहीं रखेंगे, जहां पसलियों का एंड वाला हिस्सा आता है वहां पर। अभी इसके जो दोनों एंड्स है वो अलग अलग हाथ में पकड़ लेने हैं। ऐसे सब ऐसे नोट कर देते हैं, हम जब सेशन ले रहे थे तो सब ऐसे नोट कर देते थे दुपट्टे में, तो वो नहीं करना है, ठीक है। तो इसको ऐसे क्रॉस में पकड़ लेना है अपोजिट हैंड में। अभी आपको क्या करना है, ये दुपट्टे को एकदम टाइटली पकड़ना है ताकि दुपट्टे से अंदर की ओर प्रेशर आएगा, आपकी जो पसलियां हैं उस पर प्रेशर आएगा। तो ये प्रेशर आ रहा है, अभी ये प्रेशर के सामने आपको ब्रीद इन करना है, और ब्रीद इन करोगे तो आपकी पसलियां फूलेगी। तो एक तरफ अंदर की ओर ये दुपट्टे की वजह से प्रेशर है, और आप ब्रीद इन करके पसलियों को उसके अगेंस्ट एक्सपांड करोगे तो जो आपके इंस्पिरेटरी मसल्स हैं उसको उसके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा। तो इंस्पिरेटरी मसल की हम रेजिस्टिव ट्रेनिंग कर रहे हैं इससे। सिंपल, दुपट्टे को पकड़ो, ऐसे कस के पकड़ो, नाउ यू ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड दुपट्टा रिलैक्स करेंगे। ओके, समझ गए? अगेन दिखा रही हूं, सिंपली दुपट्टा टाइटली पकड़ेंगे, नाक से सांस लेंगे, फूक मार के सांस बाहर निकाल रहे हैं तभी दुपट्टा रिलैक्स करो। ओके, अगेन दिखाऊंगी, दुपट्टा टाइटली पकड़ोगे, ओके। अभी और एक एक्सरसाइज जो आपके पूरे चेस्ट की एक्सपांशन भी कर सकती है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हाथ की मूवमेंट भी करेंगे, उसके साथ साथ हमारा ब्रीद इन ब्रीद आउट कंटिन्यू रहेगा। इसमें क्या करना है, आप हाथ सामने से ऊपर लेते जाएंगे और नाक से सांस लेते जाएंगे, बॉडी में हवा भरते जाएंगे, और उसके बाद ब्रीद आउट करते जाएंगे और बॉडी को रिलैक्स करते जाएंगे। ठीक है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। चेस्ट को अच्छे से ओपन करना है, नाउ यू ब्रीद आउट एंड बॉडी को रिलैक्स करेंगे। ठीक है, अगेन दिखाती हूँ, ब्रीद आउट, फिर से दिखाती हूँ, और एक एक्सरसाइज भी आपको विथ हैंड मूवमेंट हम कर सकते हैं। इसमें आप क्या करोगे, हाथ साइड से ऊपर ले जाओगे ताकि ये जो साइड वाला हिस्सा है हमारा, तो वो भी थोड़ा स्ट्रेच हो जाए और रिलैक्स हो जाए।
अगर ये टाइट हो गया है ऐसे बैठने की वजह से, तो हम ये करेंगे, पूरा ऊपर तक हाथ ले जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिनकी एज ज्यादा होती है वो पूरा ऊपर तक हाथ नहीं ले जा पाते, उनको थोड़ा शोल्डर इश्यूज होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पूरा हाथ ऊपर लेकर जाए, पर थोड़ा सा इतने तक आप लेकर जाओ, ठीक है। आप नाक से सांस लेते जाएंगे, फूंक मार के सांस बाहर निकालेंगे एंड रिलैक्स अगेन। ओके, ये सारी एक्सरसाइज है आपके चेस्ट का एक्सपांशन, लंग्स का एक्सपांशन इंप्रूव करने के लिए, आपके जो रेस्पिरेटरी मसल है उसको ट्रेन करने के लिए। कृपया ये सारी एक्सरसाइज अगर कोई भी कोविड पेशेंट कर रहा है तो अपने फिजियो के मार्गदर्शन में करें। ओके, एनी क्वेश्चंस? Thank you, doctor. Yes, we have few questions. यस। So there's one question from customer कि we breathe in from nose and why we breathe out from mouth. ओके, तो बेसिकली ब्रीथ आउट क्यों माउथ से करना है? तो पहली बात कि आप खुद से चेक करो कि आप नाक से अच्छे से सांस निकाल पा रहे हो या मुंह से अच्छे से सांस निकाल पा रहे हो। जब भी आप ब्रीद आउट माउथ थ्रू करोगे तो आपकी जो जो विंड पाइप है, जो है, तो वो और ओपन अप होगा। नाक से एकदम शॉर्ट ड्यूरेशन में आप सांस निकाल दोगे, उससे अच्छा ब्रीद आउट आप मुंह के थ्रू कर सकते हो। जब भी आप खुद एक्सपीरियंस करोगे ये बात आपको पता चलेगी। और जो बहुत छोटी छोटी शैलो ब्रीथ करते हैं तो उनको भी ये ब्रीद आउट थ्रू माउथ माउथ के थ्रू ब्रीद आउट करने से रिलीफ मिलता है। और एक चीज, जब भी आप मुंह से ब्रीद आउट करते हो आपके लंग्स और एक्टिव होंगे, गैसियस एक्सचेंज ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से लंग्स में से जितना CO2 बाहर निकलेगा और ऑक्सीजन कंज्यूम आप अच्छे से कर पाओगे। बस उसी वजह से आपको मुंह से बाहर सांस बाहर निकालनी है। Okay. यस। तो एक क्वेश्चन और है। जैसे कि आपने अभी बताया था कि ये जो कोविड पेशेंट्स होते हैं इनको काफ़ी हेल्पफुल होता है। जैसे अगर कोई एक हेल्दी पर्सन है, अगर वो ये एक्सरसाइज को करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं? हाँ हाँ, ये कोई भी नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है। पर क्या होता है कि एज बढ़ने के साथ साथ, जैसे मैंने आपको बताया, हमारी जो रेस्पिरेटरी नेचुरल जो प्रोसेस है हमारी नॉर्मली चेंज हो जाती है एज बढ़ने के साथ साथ। अननोइंगली मतलब चेंज हो जाती है। आप जैसे कोई एजेड पर्सन को देखोगे तो वो ऐसे ही सांस लेते होंगे, तो उनको थकावट ज्यादा लगती होगी। तो अगर आप उनको अवेयरनेस दो, लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हम ये कर रहे हैं, तो उनको अवेयरनेस दोगे तो उनको भी रिलीफ मिलेगा। तो अगर उनको कोरोना नहीं है तो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और किसी किसी को न्यूमोनिया होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो लंग की जो इन्फेक्शन की अमुक कुछ कुछ डिजीज होते हैं, तो जिसमें लंग टिश्यूज इन्वॉल्व होते हैं, तो उसमें भी हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो उसके लिए भी ये एक्सरसाइज बहुत हेल्पफुल है। Okay, hi. There's one or two more questions. यस। So one is ki if somebody is a patient of bronchitis or asthma, यस। can they do it? And there is a follow-up question: can they do it without the help of physiotherapy? I mean, physiotherapist. Is it possible for them to do it on their own? So ये दो question. पहली बात, अगर फिजियो एक बार भी मतलब आप अच्छे से फिजियो कंसल्ट कर लो, आप अच्छे से जान लो कि कब एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, कब एक्सरसाइज स्टॉप करनी है, कब एक्सरसाइज नहीं करनी है, वो जानना बहुत जरूरी है। जब भी आप एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हो तो कब स्टॉप करनी है, आपको खुद का कॉल लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है तो भी आप नहीं करते जाओ कि नहीं मुझे डॉक्टर ने बोला है ये करोगे, तो ये सही नहीं है। तो पहली चीज कि आप अच्छी तरीके से कंसल्ट करो। अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ अभी मुझे बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रही है और मेरे डॉक्टर ने मना किया है, तो आप वहां स्टॉप हो जाते हैं तो सही है। तो आप खुद से कर सकते हो। बेसिकली मैं यही कहूंगी कि एक बार पर्टिकुलर बस सारी बातें आप जान लो कि कब स्टार्ट करना है कब नहीं करना है।
बाकी जो आप बोले कंडीशंस, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसमें ये एक्सरसाइज हेल्पफुल है। Okay, thank you. So I think that answers the question. There is one more. ये दिन में कितनी बार करना चाहिए एक्सरसाइज? सी ऐसे तो 3 से 4 बार कर सकते हो, पर आफ्टर दैट इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन योर कंडीशन, ऑन योर कैपेसिटी। ठीक है, अगर आप 2 ही बार कर रहे हो, एक बारी में आप 2 ही बार कर रहे हो अच्छी तरीके से, और आप गुड फील कर रहे हो, बेटर फील कर रहे हो, तो आप तीसरी बार कर सकते हो। उसके बाद 2-3 आवर्स का इंटरवल जरूरी है। और बहुत सारे ऐसे करते हैं कि नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं वापस से कर लूं, वापस से कर लूं, और प्रॉपर टेक्निक भी वो लोग नहीं समझते और ये कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि नेक ऐसे करके, तो जो नेक का ज्यादा यूज करते हैं, मतलब प्रॉपर टेक्निक सीखना जरूरी है। अगर उनको ज्यादा ब्रेथलेसनेस या बहुत शॉर्ट ब्रीथ कर रहे हैं, शैलो ब्रीथ इन कर रहे हैं, तो हाइपर वेंटिलेशन की वजह से भी उनको प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो खुद का कॉल ले कि वो लोग अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज कि अगर वो लोग बहुत शैलो ब्रीथ कर रहे हैं तो उनको ये स्टॉप ही करना है। Okay, great. So, is there any specific time period for how much time period we should do it, or any range of time period कि 15 मिनट से 20 मिनट या आधे घंटे से 1 घंटा, कितना टाइम करना अगेन, चाहिए एक बार स्टार्ट करने? एक बार आप स्टार्ट कर रहे हो तो 5 रिपीटेशन इज इनफ, मोर देन इनफ। उससे ज्यादा आपको एक एक्सरसाइज का रिपीटेशन नहीं करना है। बिकॉज सी, मैं जब भी सांस बार एक बार एक्सरसाइज करूंगी कि नाक से सांस लूंगी, ब्रीथ आउट करूंगी, अगेन करूंगी, अगेन करूंगी, तो क्या हो जाएगा, उनको ये हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला कि इनसे विजुअल फीडबैक मिलेगा। तो किसी किसी को ये करने में बहुत मजा आता है, तो बस वो कंटिन्यूअसली ब्रीथ आउट ही करते रहते हैं, ब्रीथ इन करते ही नहीं है। तो अगर आप ये करोगे तो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक ऐसा नहीं करना है। तो बस सिंपल ये सोचिए कि अच्छी तरीके से हमें सिर्फ 5 रिपीटेशन करने हैं, बाकी ज्यादा नहीं करना है। कोई भी एक्सरसाइज है उनको ओवरडोज भी नहीं लेना है। ठीक है। Perfect, perfect. I think that answers the question.